आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दशकों से भारत में बहस, विरोध और यहाँ तक कि कानूनी लड़ाइयों को भी जन्म दिया। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह समझ सके कि आरक्षण क्या है, बल्कि क्यों मौजूद है, कहां से आया और आज भी इतनी चर्चित विषय क्यों बना हुआ है कि भारत में आरक्षण वास्तव में क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसका उद्देश्य उन समुदायों के लिए सामान्य अवसर सुनिश्चित करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित, बहिष्कृत या कम प्रतिनिधित्व दिया गया। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा, सरकारी नौकरियों और यहाँ तक कि राजनीति जैसे क्षेत्रों में कुछ समूहों के लिए सीटें अलग रखी जाएं। आरक्षण को समझने के लिए हमें प्राचीन समय में वापस जाना होगा। भारत का समाज जातियों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समय के साथ यह जाति व्यवस्था कठोर हो गई, जिसमें निम्न जाति, विशेष रूप से शूद्र और दलितों को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। वे शिक्षा और कुछ नौकरियों तक पहुंच नहीं पाते थे, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस सोशल हायरार्की ने अत्यधिक असमानता को जन्म दिया और इन समूहों को सदियों तक व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा। ब्रिटिश शासन के दौरान ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान समाज सुधारकों ने समानता की लड़ाई शुरू की। उन्होंने निचली जातियों के लिए शिक्षा पर जोर दिया और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इस विभाजन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार भी पेश किए। 1909 में अंग्रेजों ने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग निर्वाचिकाएं देते हुए पार्लियामेंटो सुधार पेश किए। लेकिन 1932 में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया था। अंग्रेजों ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रस्तावित किए। गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। दूसरी ओर अंबेडकर जी दलितों के लिए राजनीतिक सत्ता चाहते थे ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इस असहमति के कारण एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र के बजाय समान निर्वाचन क्षेत्र में दलितों के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित की गई। यह औपचारिक आरक्षण नीतियों की दिशा में पहला कदम था। संविधान के मुख्य वस्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे नवगठित राष्ट्र के नेताओं को पता था कि केवल कागज पर समानता प्रदान करना प्राप्त नहीं था। सदियों से उत्पीड़ित समुदायों के उत्थान के लिए वास्तविक कदम उठाने की आवश्यकता थी। 1905 में लागू संविधान ने आरक्षण की नींव रखी। इसने शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा की अनुमति दी। उन्हें समान अवसर प्रदान करना। संविधान में आरक्षण इस प्रकार है: अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%। संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 46 इन प्रावधानों की रक्षा करते हैं। लेकिन आजादी के बाद भी पिछड़ेपन का मुद्दा सिर्फ दलितों और आदिवासियों तक सीमित नहीं था। अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के नाम से जाने जाने वाला अन्य समुदाय भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे। इसी वजह से 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ। बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग को ओबीसी की पहचान करने और उनके उत्थान के तरीके सुझाने का काम सौंपा गया था। 1980 में आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। हालांकि 1990 तक प्रधानमंत्री बीपी सिंह के अधीन मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं की, जिसके कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और बहस छिड़ गई। लोगों में विभाजन था। कुछ लोगों का मानना था कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जबकि अन्य विशेष रूप से उच्च जातियों के लोगों का मानना था कि यह उनके साथ अन्याय था। इससे कई कानूनी लड़ाइयाँ हुई और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन फैसला सुनाने की कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता था। कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा भी पेश की, जिसमें ओबीसी के भीतर बेहतर स्थिति वाले वर्गों को आरक्षण लाभ प्राप्त करने से बाहर रखा। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल वे लोग लाभान्वित हो सकें जिन्हें वास्तविक रूप से जरूरत है। और जब आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, तो 2019 में एक नया अध्याय जोड़ा गया: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। यह 10% कोटा उन लोगों के लिए है
जो आर्थिक रूप से वंचित है लेकिन SC, ST और OBC श्रेणी में नहीं आते हैं। यह पहली बार था जब आरक्षण को जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर बढ़ाया गया था। लेकिन इस कदम ने बहस छेड़ दी, जिससे कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या आरक्षण केवल आर्थिक कारकों पर आधारित होना चाहिए। आरक्षण इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? एक तरफ आपके पास ऐसे लोग हैं जो तर्क देते हैं कि हाशिए पर पड़े समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है यह जातिगत पहचान को कायम रखता है और विपरीत भेदभाव पैदा करता है। निष्कर्ष के तौर पर भारत में आरक्षण एक जटिल, गहरी जड़ी वाली व्यवस्था है जो ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की जरूरत से पैदा हुआ है। हालांकि इसने निसंदेह कई लोगों की मदद की है, लेकिन इसके भविष्य के बारे में बहस अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप सोचते हैं क्या आरक्षण को ऐसे ही जारी रखना चाहिए या इसमें बदलाव का समय आ गया है? मुझे नीचे कमेंट में अपने विचार बताइए, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और हिस्ट्री ऑफ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।